And this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today I am here with you with the chapter Reproduction in Organism. This chapter is for the class 12th. आज हमारा जो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आज करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि दो गैमीट्स सेल्स फ्यूज करते हैं। तो इसमें फ्यूज़न बहुत ज़रूरी होता है और फ्यूज़न के साथ नए करैक्टर बनने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर एक ही तरह का पेरेंट होगा तो उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसी के जैसा दिखेगा, तो उसे बोलते हैं क्लोन। एक क्लोन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी एग्जांपल है। आपको ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में एक क्लोन की एग्जांपल देनी है। मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बताना है कि कौन सा क्लोन काफ़ी फेमस हुआ था एनिमल्स में। ओके, क्लोन क्या होता है? एग्जैक्टली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के साथ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते। कभी भी बच्चे जो हैं पेरेंट्स से 100% आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं और फिर वो फ्यूज़ होते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होता है। फ्यूज़न के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट्स की एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होंगी कुछ, तो उससे बनेगा एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। होता है क्या है प्लांट्स की लाइफ में, पहले तो जो स्टार्टिंग में होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज़, और एनिमल्स में उसे जुवेनाइल फेज भी कह देते हैं। उससे आगे आता है रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड देन सेनेसेंस। सेनेसेंस के बाद हो जाती है डेथ। ये 4 पार्ट्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं लाइफ की। और वेजिटेटिव फेज़ में क्या होता है, जैसे कि आपने प्लांट्स में देखा होगा, जब हम घर में कोई प्लांट, कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है लाकर लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता जब भी जर्मिनेट होता है तभी उसके फ्लावर्स आते हैं। पहले उसके लीफ बनते हैं। हर एक प्लांट का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। वेजिटेटिव टाइम कोई कितने समय के लिए सिर्फ लीव्स ही प्रोड्यूस करता रहता है। कभी कोई प्लांट होगा जो 1-2 साल जिनमें फ्रूटिंग नहीं होती, जैसे कि हम मैंगो ट्री वगैरह की, अमरूद वगैरह की, गुआवा की एग्जांपल ले लें, तो उनमें क्या होता है, पहले लीव्स बनते रहते हैं, ब्रांचेस बनती रहती हैं। काफ़ी देर बाद जाकर फूल आएंगे तो उसका फ्रूट बनेगा, तो वो होगा रिप्रोडक्टिव फेज़। जब सिर्फ लीव्स बन रहे हैं उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज़। जब फ्लावर आने लगे हैं तो उसका वो हो गया रिप्रोडक्टिव फेज़। जब फ्लावर्स भी आ गए हैं, फ्रूट भी बन चुका है, उसके बाद होगी सेनेसेंस और डेथ हो जाती है प्लांट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जी भी हमने करने हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई पेरेंटल होती है। बाई मीनिंग 2, पेरेंटल मीन्स पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स होने ज़रूरी हैं इसमें। दूसरा इम्पॉर्टेंट करैक्टर है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स बनते भी हैं और बाद में फ्यूज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट है म्यूसिस इन गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग है गैमीट्स का बनना। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो मीन्स गैमीट्स, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब बनना। फोर्थ जो पॉइंट है उसका मीनिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स यानी कि गैमीट्स में होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी वेजिटेटिव सेल में हो जाए। सिर्फ गैमीट्स ही फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा। फिफ्थ इसका पॉइंट है न्यू कॉम्बिनेशंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर जो हैं फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके जो गैमीट्स होते हैं वो दोनों फ्यूज़ होंगे, उनका जाइगोट बनेगा। तो उन दोनों पेरेंट्स के जो गुण होंगे वो मिक्सअप हो सकते हैं। दोनों के अलग अलग तरह के गुण जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। इसमें क्लोन नहीं बनेगा, जहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर एनिमल प्रोड्यूस नहीं होता। जैसा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो होता था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता था कि जो ऑर्गेनिज्म होता था बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता था। अगला जो पॉइंट है वो है स्लो मल्टीप्लिकेशन।
इसमें जो ऑर्गेनिज़म बनेंगे, जैसे अमीबा बन रहा था पहले वेजिटेटिव में, वो 1 से 2, फिर 2 एक ब्रेक डाउन हो गया, या फिर बडिंग हो रही थी, तो ऑर्गेनिज़म के बनने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर स्लो मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनिज़म है पहले वेजिटेटिव फेज़ में ही रहता है, जुवेनाइल फेज़ में काफ़ी टाइम। जैसे आप हाथी की एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर एलिफेंट की, पहले वो अपना पूरा साइज़ अटेन करेगा, उसे कितना टाइम लग जाता है वो करने के लिए, 20 to 30 की एज के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। फिर जाके उनको एक बेबी एलिफेंट पैदा होगा उसका, तो आगे जनरेशन बढ़ेगी। तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में इतना वक्त लगता है, इतने साल लगते हैं, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव के मुकाबले ये ज़्यादा स्लो होगी, वो थोड़ा फास्ट होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है एक ही ऑर्गेनिज़म से, कई बार कितने कितने 4-4, 5-5 ऑर्गेनिज़म बने जा रहे हैं। और जो गैमीट्स होते हैं इसमें वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या है? जैसे कि हमारे में नंबर हो है क्रोमोसोम, ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। तो हमें जो गैमीट फॉर्मेशन होता है उसमें इससे हाफ यानी कि 23 क्रोमोसोम ही जाएंगे मेल गैमीट में। अगर फीमेल गैमीट बनता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम जाते हैं। तो जब इनकी फ्यूज़न होती है तो फिर से 46 क्रोमोसोम्स वाला नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है। जब भी मियोसिस होती है इसमें, जब भी गैमीट्स बनने होते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो मेल से भी 46 आएंगे, फीमेल से भी 46 आएंगे, हमारा क्रोमोसोम नंबर भी 46 है, तो वो तो डबल हो जाएगा ना फ्यूज़न के बाद। इसीलिए नेचर ने ऐसे किया है, कुदरत ने, कि 23 इसका पहले ही हाफ कर दिया जाता है गैमीट बनने के टाइम पे। तो जब गैमीट वापस में फ्यूज़ होते हैं जब, तो वापस वही 46 क्रोमोसोम नंबर रीगेन हो जाता है। तो हम इसे हाफ रह जाने के कारण इसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड का मीनिंग यहाँ पर होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पास रह जाते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दोनों ही एनिमल्स और प्लांट में पाई जाती है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। फर्स्ट टाइप जो है इसकी, उसे कहते हैं सिनगैमी, एंड सेकंड टाइप है उसे कहते हैं कंजुगेशन। सिनगैमी को फर्दर डिवाइड किया गया है। सिनगैमी का मीनिंग क्या है? फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड मैंने पहले ही बता दिया था, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर या फिर जेनेटिक मटेरियल आधा रह जाता है जब गैमीट बनते हैं। गैमीट्स में आधा ही क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफ़र होता है, तो वो 2 हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले, हाफ जेनेटिक मटेरियल वाले 2 सेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, तो बनता है जाइगोट। तो इसके बेसिस पे कि वो गैमीट्स कहाँ से बने हैं, तो इनको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं आगे हम सिनगैमी को, इंडोगैमी और एक्सोगैमी। अगर गैमीट्स बाहर के सेल से डेवलप हो रहे हैं तो एक्सो, अगर अंदर के सेल से डेवलप हो रहे हैं तो इंडोगैमी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए, अगर जो गैमीट की फ्यूज़न अंदर हो रही है तो हम इसे इंडोगैमी कहेंगे, और अगर बाहर हो रही है तो उसे एक्सोगैमी बोलते हैं। और आगे सिनगैमी को एक और तरीके से डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। जो गैमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसके बेसिस पे ये सिनगैमी को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड होलोगैमी। फर्स्ट टाइप जो है वो है आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स विच आर सेम मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। वो फिजियोलॉजिकली भी सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे। जैसे कि ये दोनों हमने जो स्पोर्स वगैरह देखे थे, इनको हम बोलेंगे आइसोगैमीट्स। इन दोनों में जब फ्यूज़न होगा
तो हम उसे बोलेंगे आइसोगेमीट्स। क्यों बोलेंगे आइसो? क्योंकि दोनों ही सेम हैं। देखो देखने में दोनों कितने सिमिलर हैं, तो हम इसे बोलेंगे आइसोगेमीट्स। जो स्ट्रक्चरली यानी कि मॉर्फोलॉजिकली देखने में और फिजियोलॉजिकली इनके जो अंदर का फिजियोलॉजी है वो भी सिमिलर है। एनाइसोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट होंगे जो दो सेल्स ने फ्यूज़ करना है वो फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे। कैसे? जैसे कि ये फीमेल वाला है वो लार्ज वन है, फीमेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स ये स्मॉल वन है। ये दोनों को हम इस फ्यूज़न होगा इन दोनों का, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोगैमेट्स। इन दोनों गैमेट्स को हम बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। तो फीमेल वाला क्योंकि लार्ज है, मेल वाला स्मॉल है, देखने में काफ़ी डिफरेंट है फिजियोलॉजिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। थर्ड टाइप है होलोगैमी। होलोगैमी का मीनिंग होता है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, सारे का सारा। होलो का मीनिंग होता है कंप्लीट, गैमी का मीनिंग हो गया गैमीट। तो जब पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही फ्यूज़ कर रही हो, पूरी बॉडी ही एक गैमीट की तरह एक्ट कर रही हो, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे होलोगैमी। इन कंडीशन में क्या होता था कि पूरी बॉडी है उसमें कुछ गैमेट्स भी हैं, कोई सेल गैमेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट, उसकी बॉडी ही एक सेल की है तो उसका गैमेट भी वही है, उसकी बॉडी भी वही है। तो ये खुद से ही गैमेट है, खुद ही बॉडी है, तो यही फ्यूज़ करेगी ना। तो इस तरह की जो फ्यूज़न होगी, पूरी बॉडी ही सेल के तौर पे एक्ट कर रही है, वो ही गैमेट है, और उनकी जब फ्यूज़न होगी हम उसे कहेंगे होलोगैमी। सिनगैमी हमने डिस्कस कर लिया है, अब रह गया है हमारा कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? इसमें टेम्परेरी पेयरिंग होती है दो पेरेंट्स की, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए पेयरिंग होती है दो पेरेंट्स की, उसे कहते हैं पैरामीशियम। कंजुगेशन होती है पैरामीशियम में। अब हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव फेज आता है, वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव फेज भी हमने पढ़ लिया है कि कैसे रिप्रोडक्शन होती है, किस किस तरह की होती है। और अगला जो पार्ट होता है वो है सेनेसेंस। सेनेसेंस में क्या होगा कि डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो लॉस हो जाएंगी। इट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस which lead to ultimate loss of organization and function is termed as senescence। उसे हम senescence बोलते हैं, जिसके बाद डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। तो एजिंग क्या हुआ? एजिंग इज़ सम टोटल ऑफ चेंजेस इन टोटल प्लांट और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। पूरे प्लांट में जो चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ उसे हम एजिंग कहते हैं। लेकिन जो सेनेसेंस है उसमें डीजनरेटिव और डिटीरियोरेटिव चेंजेस आएंगे जो कि इरिवर्सिबल होंगे, जिन्हें दोबारा वापस नहीं किया जा सकता। जो एक बार हो गई एजिंग के बाद जो साइंस आने लगे हैं, जैसे कि लीव्स येलो हो रहे हैं प्लांट के और लीव गिर गया है, तो वापस से वो प्लांट को नहीं लगेगा, और जो येलो हो ही गया है अब वो वापस से ग्रीन भी नहीं होगा, जो सेनेसेंस के कारण हुआ है, एज के कारण हुआ है। अगर वो किसी एलिमेंट की कमी के कारण हुआ है, लीव्स येलो हो रहे हैं, वो वापस से ग्रीन हो सकते हैं। तो यहीं से हमने डिफरेंस भी देखना है एजिंग और सेनेसेंस में। एजिंग में तो जो भी टोटल चेंजेस आ रहे हैं प्लांट्स में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में या किसी एनिमल में, उसे एजिंग कहते हैं समय के साथ साथ। लेकिन सेनेसेंस जो है वो डीजनरेटिव एंड डिटीरियोरेटिव चेंजेस ही देखते हैं, जिसमें कि प्लांट की बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी धीरे धीरे सेल्स का रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी और सभी प्रोसेसेस करने की कैपेसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, और कभी कभी सेल्स टॉक्सिक मटेरियल जमा करने लगते हैं और सेल्स बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह नहीं सह सकते और वो उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से सेनेसेंस होगा। सेनेसेंस और एजिंग थोड़े थोड़े आपस में डिफरेंट हैं। इसमें जो बुक्स में डिफरेंस दे रखा है उसको भी आप पढ़िए। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये अलग से करवा दूँगी अगर आपको ज़रूरत लगी तो। हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ओवम होता है एग, इनटू फुली फॉर्म्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म।
इसमें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो कि मोनोपेरेंटल, मोनो मीन्स वन, एक पेरेंट से आएगा। जो एग है वो ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेल सेल का फ्यूज़न नहीं हुआ इसमें। तो देखा जाए इसमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, इसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन इसमें गैमीट जो है बन रहा है। गैमीट क्या हुआ यहाँ पर? ओवम। पार्थेनोजेनेसिस भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली जो नेचर में पाई जाती हैं पार्थेनोजेनेसिस की एग्जांपल, हनी बी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो फीमेल्स वर्कर होते हैं, दूसरा ड्रोन मेल्स होते हैं, और थर्ड वन क्वीन होती है जो कि फ़ीमेल होती है। सिर्फ क्वीन ही फर्टाइल होती है, और जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल्स होते हैं। सारे के सारे जो ड्रोन्स बनते हैं वो इसी पार्थेनोजेनेसिस के तरीके बनते हैं। मतलब इनके होता क्या है, हनी भी जब एग ले करती है तो उसमें से जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो होते हैं ड्रोन्स। एग्ज़ाम्पल इसकी और है इंडियन स्नेक, टाइफ्लिना। और ये पार्थेनोजेनेसिस अगर हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं कुछ एनिमल्स वगैरह में, जैसे कि उसके फीमेल एग को, ओवम को कुछ ट्रीटमेंट्स देकर, सॉल्ट देकर, वीक एसिड या फिर टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ करके, डिक्रीज़ करके, तो इस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है बिना फ्यूज़न के, बिना मेल सेल की फ्यूज़न के। वो जो ओवम होगा वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। आपको अगर समझ में आया कि पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में मुझे यहीं पर यूट्यूब पर कमेंट कीजिएगा। और आपको एक बताना था, एनिमल क्लोन जो कि डेवलप हुआ था सक्सेसफुली, उसकी एग्ज़ाम्पल देनी है आपको। के साथ ही साथ आपने अपनी बुक भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे नोट्स जो मैं प्रिपेयर करके आपको दिखाती हूँ वही करने हैं, आप एक साथ साथ बुक भी पढ़िए, उसमें से पढ़िए, और जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछिए। और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। टेक केयर, बाय बाय।